इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे 10 ऐसे टिप्स जिससे कि आप ऑनलाइन सेफ रहें। यू हैव टू बी सेफ ऑनलाइन, राइट। आज के समय में स्थिति ये हो गई कि हम सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सोते नहीं हैं, हम हमेशा या तो मोबाइल पे बिजी रहते हैं या फिर कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे बिजी रहते हैं। और अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है फिर मोबाइल किस काम का, अगर कंप्यूटर में वाईफाई नहीं आ रहा है फिर वो किस काम का। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अगर आप बर्गर खा रहे हैं और उसमें टिक्की ना हो, राइट। तो हमें सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, जब भी हम मोबाइल पे वर्क करते हैं, जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं या शेयर करते हैं, हमें हमेशा ऑनलाइन सेफ होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी ऑनलाइन सेफ्टी है, क्योंकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी डेटा है, सब आपके फ़ोन में है या फिर आपके मेल में है या फिर आपके कंप्यूटर में है। और आप कहाँ रखते हैं आजकल, और आप कहीं रख ही नहीं सकते। आप तो भूल ही गए हैं अपने पासवर्ड्स को डायरी में नोट करना, अपने इम्पोर्टेंट मैसेज को कहीं स्टोर करके रखना फिजिकली, ये सब तो हम भूल ही गए हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेफ ऑनलाइन। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा टिप्स है। तो द वेरी फर्स्ट टिप इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड यूनिक पासवर्ड। जी हाँ, वी हैव टू यूज वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड यूनिक पासवर्ड। जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, गूगल, जीमेल अकाउंट, या फिर अगर इफ़ यूर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो आपका पासवर्ड प्लीज़ डू नॉट यूज सिंपल पासवर्ड जो कि कोई भी गैस कर ले। जस्ट लाइक द नेम ऑफ योर चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ योर फादर, नेम ऑफ योर चाइल्डहुड नेम, नेम ऑफ योर प्रीवियस स्कूल। इस तरह का कोई भी पासवर्ड ना रखें, बिकॉज कोई न कोई इसको गैस कर सकता है। लाइक योर फ्रेंड, योर ब्रदर, सिस्टर, योर सन, एनीवन हु इज विद यू वर्किंग एवरी डे, दे कैन गैस इट इजीली। तो प्लीज़ सिंपल पासवर्ड ना रखें। तो आपके पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। Whenever जब भी आप पासवर्ड चूज करें तो आपका पासवर्ड कुछ ऐसा हो जिसपे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हों, कुछ कैपिटल लेटर्स हों, कुछ स्मॉल लेटर्स हों और कुछ नंबर्स हों। इन सबको मिक्स करके आप एक पासवर्ड बना लीजिए, और वो पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर्स का होना ही चाहिए। 12 लेटर से कम या 12 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 12 कैरेक्टर या लेटर से ऊपर है पासवर्ड तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैकर्स टू गैस, ठीक है। तो ये टिप्स हमने सीखा। सेकंड है कि अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ लर्निंग मल्टीपल पासवर्ड। और ये कॉमन सी बात है कि अगर हम पहले क्या था, आज से 15 साल 20 साल पहले क्या था, हमारे पास जीमेल अकाउंट था तो एक पासवर्ड हमने सेट कर लिया, ठीक है। बट आज के टाइम में क्या है कि वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स वर्किंग विद। हमारे पास जीमेल अकाउंट है, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो, मतलब कहीं पे भी अगर आप वर्किंग में हैं तो आपके पास मल्टीपल पासवर्ड हो गए हैं। इवन कि फ़ोन पे, पेटीएम में भी आपके पास OTP होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद लर्निंग द पासवर्ड। हम एक ही मल्टीपल पासवर्ड को याद नहीं रख सकते हैं, तो उसका एक ऑप्शन आपके पास ये है। जस्ट लाइक एग्जांपल आप देख रहे हैं, गूगल में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में सेम पासवर्ड है। आई लव माई फैमिली का F कर दिया कैपिटल 34। इस तरह से आप कोई भी एक ऐसा वर्ड चूज करिए जो कि केवल आपको पता हो उसका मतलब क्या होता है, और उस वर्ड के आगे या पीछे आप कुछ अलग से लेटर, कुछ नंबर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। और डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप केवल चाहे तो सिंबल्स को चेंज कर लीजिए। वर्ड सेम रखिए, सिंबल्स को चेंज कर सकते हैं, नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। तो द मेन थिंग इज दैट द समरी इज दैट यू शुड नॉट कीप द सेम पासवर्ड ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, किसी भी अकाउंट पे आप सेम पासवर्ड ना यूज़ करिए। बेटर टू यूज़ डिफरेंट पासवर्ड। और अगर आपको लगता है कि यू कांट रिमेम्बर द पासवर्ड तो प्लीज़ नोट डाउन समवेयर इन द डायरी। आपके पास डायरी है घर पे, आप पासवर्ड नोट करके रख लीजिए
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से नोट करिए पासवर्ड फॉर जीमेल, पासवर्ड फॉर फेसबुक, पासवर्ड फॉर इंस्टाग्राम। नो 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 नो, डोंट डू दैट, अदरवाइज ये भी कोई आपके घर में ही एक्सेस कर सकता है। आप पासवर्ड केवल लिखिए और उसके साथ कुछ हिंट ऐसा लिखिए कि केवल आपको पता हो कि वो पासवर्ड उस सोशल मीडिया अकाउंट का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा आई लव माई फैमिली F34 डैश 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 बुक माई शो, बुक माई शो। अब इसमें केवल आप समझ सकते हैं कि बुक मीन्स कि ये फेसबुक का पासवर्ड है। तो इस तरह से आप कोई भी हिंट बना सकते हैं जो कि केवल आपको ही पता होगा कि ये पासवर्ड किस अकाउंट का है। तो इस तरह से आप पासवर्ड रख सकते हैं। हाँ, जहाँ तक पॉसिबल हो आप अगर और आप किसी भी सोशल मीडिया पे लॉगिन करते हैं या फिर किसी भी न्यू वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, तो डू वन थिंग, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर द ऑप्शन कि अगर उसमें साइन अप करने के लिए गूगल दिया हुआ हो, फेसबुक दिया हुआ हो, तो आप गूगल से ही साइन अप कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको नया यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड गूगल का है उसी के थ्रू आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। आपका न्यू अकाउंट भी न्यू प्लेटफॉर्म पे रेडी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और आपको एक नया यूज़र नेम पासवर्ड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो आप गूगल को ही यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर तो ये है। नेक्स्ट में हम आते हैं कि पासवर्ड लेंथ एटलीस्ट 12 to 16 लेटर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप छोटा पासवर्ड बनाते हैं, बहुत से वेबसाइट्स ऐसे हैं एटलीस्ट गूगल में आप पासवर्ड कम से कम आपको 8 लेटर देना ही पड़ता है। और भी कई वेबसाइट्स हैं जो आपकी अपना पासवर्ड 12 कैरेक्टर से कम नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो बेटर ये हो कि आप कहीं पे भी अपना पासवर्ड क्रिएट करें, दैट शुड बी एटलीस्ट 12 लेटर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, तो प्लीज इसको फॉलो करिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट सेव और शेयर पासवर्ड ऑन सोशल मीडिया। ये हमारी बहुत ही गंदी आदत है। जहाँ हम कोई पासवर्ड बनाते हैं या फिर कोई भी न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तुरंत उसका पासवर्ड में कॉपी पेस्ट किया, व्हाट्सएप पे सेंड कर लिया, किसी और को नहीं अपने आप को सेंड कर लेते हैं या अपने किसी और नंबर पे सेंड कर लेते हैं। बट इट इज सजेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड कि प्लीज डू नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म। मीन्स आप व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज ना करिए अपने पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। इवन जीमेल अकाउंट के अंदर भी आप पासवर्ड स्टोर ना करें। अगर आपको करना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इफ़ यू आर ट्रैवलर, अगर आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर नोटबुक एट होम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन द सेम वे क्रिएट योर ओन फाइल, क्रिएट योर ओन पासवर्ड हिंट। अगर आप पासवर्ड स्टोर भी करते हैं अपने जीमेल अकाउंट में, तो आप इस तरह से इसको स्टोर करें कि इफ़ समवन इज गोइंग टू एक्सेस इट, इवन देन उसमें कौन सा पासवर्ड किस अकाउंट के लिए केवल आपको पता हो, किसी और को वो पता ही ना हो पाए। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक आपका लॉक है और उसके 100 चाबी है। अब उस 100 चाबी में से, 100 कीज में से आपको पता है कि उस लॉक का एक्चुअल की कौन सा है। ठीक है ना, क्योंकि आपने कुछ स्पेशल सिंबल या हिंट लगा कर रखे हुए हैं। तो प्लीज डू नॉट सेव और शेयर पासवर्ड ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट टिप इज कीप चेंजिंग योर पासवर्ड आफ्टर 2-3 months। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेसिफिकली जो बैंकिंग साइट्स होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली दे आर फोर्सिंग यू टू चेंज योर पासवर्ड आफ्टर 2-3 months। उनकी प्रोग्रामिंग होती है, उनकी सेटिंग्स होती है कि जैसे ही 120 days 240 days होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट किया जाता है लॉगिन पे कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, कीप चेंज योर पासवर्ड देन ओनली यू कैन लॉग इन। इन द सेम वे कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि आपको ये नहीं बोलते हैं कि चेंज योर पासवर्ड आफ्टर 3-4 months, बट आपको प्लीज चेंज कर लेना चाहिए आफ्टर 2-3 months। ठीक है, नेक्स्ट, एनेबल 2-factor ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज 2-factor ऑथेंटिकेशन। मल्टी-फैक्टर और 2-factor ऑथेंटिकेशन इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन method in which user is granted access to the website or application only after successfully presenting 2 or more pieces of evidences। Evidences क्या होते हैं यहाँ पे? OTP।
तो जब भी आप जीमेल पे या फिर फेसबुक पे या फिर अमेज़ॉन पे लॉगिन करते हैं किसी और कंप्यूटर से या किसी और लोकेशन से, तो आपको वो सेंड करता है एक कोड OTP। उस OTP के बाद ही आपको वो अलाउ करता है लॉगिन करने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो दिस इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आफ्टर गिविंग यू पासवर्ड वंस अगेन वेबसाइट सर्वर विल बी आस्किंग यू टू एंटर OTP टू वैलिडेट यू। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक इस वीडियो को देखने के पहले तक अगर आपने जीमेल में स्पेशली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं किया है तो प्लीज इनेबल दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इमीडिएटली, स्पेसिफिकली इन जीमेल, and that enable the same thing in Facebook if you are using, और WhatsApp तो आई थिंक 100% आप यूज ही कर रहे हैं, तो WhatsApp पे भी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लीजिए, बिकॉज Gmail एंड WhatsApp दिस टू एप्स आर वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे ही कंट्रोल में हो, हमारे पास ही हो, इसका एक्सेस किसी और के पास न जाए, इसके लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू इट इमीडिएटली। कैसे इसको इनेबल करते हैं आइए हम इस वीडियो में देखते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट a Gmail account, open very first step you have to follow, open Chrome in your open Chrome on your computer. Once again, to create new Gmail account, open Chrome on your computer. Now in the search box, we can see Gmail is appearing here on the Google Chrome, right? Click on the Gmail icon. Now we have three options here for work, sign in or create account. So click on the create account and choose for personal use. If you want to use or if you want to create Gmail account for personal use, then click this option. If you want to create Gmail for any kind of business, then use business. Okay, but remember, if you are using personal or if you are creating Gmail account for personal use, then some options will be freely available to you. But if you create Gmail account for business purpose, then you have to provide one domain name, means the website of your business. You have to provide all business details. You have to provide, and you have to purchase subscriptions, right? Then only you can use business account. Otherwise, if you don't have any business, if you just want to share your files, if you want to share your chats with others, just use personal, right? Now provide the name, just like my name is Prabhuji. Whenever you are creating Gmail account, it is not required to provide all the information is 100% correct, right? You can hide some information. For example, name, if you want to provide correct, it's okay, but date of birth is not required to provide it in the same correct format. Just like I am giving here day and 19 say 1990, and gender, if you want to reveal, it's okay, otherwise no problem. Okay, so we have what's your gender, please refer me as a, so better to use your proper gender. If you're running a business, then there you can choose other things. Now after providing our name, Gmail is providing some suggestions for the Gmail username, right? So I have entered my name Prabhuji Gupta. Now it is giving suggestion here Prabhuji Gupta 3, Gupta Prabhuji 090, and if you want to provide your own Gmail address, then click on this option and try to check whether any username which you want to select is available or not. Let me try. Suppose I am providing here Prabhuji, I am just writing here ITF online work. I hope this will be available. Yeah, this is available, that is why it is asking for creating new password, right? I am just writing my password. Always create very strong password. Your password should consist numbers, letters, uppercase, lowercase letters, numbers and special symbols, and minimum size of password must be
8 characters, right? Google is also providing you suggestion a mix of letters, numbers and symbols, and minimum characters would be 8. For example, I am giving here right. Now click on the next. Now right now it is asking for a phone number for the verification, right? So here we have to provide a valid phone number so that Gmail can verify it is done by a proper person and for valid reason. So I'm just writing my phone number. Just a minute. I have my contact number. I'm just giving my contact number official. Right? Do not give any other's contact number because OTP will be sent to the same number. Now it will be asking for the code. We have to provide the OTP. This is the OTP. Now here it is asking for recovery email address. Recovery email address means suppose if you forgot your password in future or if you are not able to retrieve your password, then in that case when you are going to retrieve your password, Google will send OTP to the recovery address, right? Then you can access, you can reset your password very easily. Otherwise it will might be asking some more identification for more authentication so that Google can identify you, can authenticate you as a valid user for resetting the password. So right now you can skip it here if you don't want to provide your email address. Now our ID, which is new email ID on Gmail, is created IT onlinework@gmail.com and the recovery phone number is given this one. Next. Now these are the terms and conditions and Google policies which we have to agree. Without agreeing, it will not provide us our account. So we have to anyhow agree all the terms and conditions of Google. Now we are logging to Google. So this is our inbox. This is our Gmail inbox. Right now there is no mail. We have 3 tabs in the inbox: primary, promotions and social. Let us understand what is the difference between primary, promotions and social. In primary tab, whenever anyone is sending you email on your email ID, right? Whenever anyone is sending you any proper email on this ID, then it will appear here. If anyone, if any company, any organization or any other person has sent email as a promotion, means they have sent as a in the form of advertisement. Many companies are there in the market, they are sending bulk emails for their products information. They are just populating their products information and they have paid promotions. So Google is sending those mail to your email account and under this tab automatically. And if any social media websites are available, they are sending you notifications, they are sending you friend suggestions, they are sending you other chat inbox notifications, right? All those notifications of social media like Facebook, like Instagram, like other Pinterest, all will be appearing into your social tab. So if you want to send mail to someone, how to send? We have to click on the compose. Click on the compose. Now this new message tab will appear on the screen. Very first option is available to, and we have subject and we have
a bit box where we can type our message. In 2, we have to provide the Gmail account of the person to whom we want to send the email, right? For example, if I want to send email account to, say, to someone like I want to say prabhujjp@gmail.com, or I want to suppose, for example, I want to send this email to contact@itfather.com. Subject is information about ERP. Now here we can type our message. Dear sir, ma'am, kindly send the quotation for school ERP services. Thanks and regards. Now, Gmail is also having option for Smart Compose. Smart Compose is a feature of Gmail where whenever we are going to type, it will automatically provide some writing suggestions which we can use for quick writing, right? If you want to turn it off, it will be turned off, but by default it is on. So that feature also we can use. Now we have typed message here. We can click on the send button to send it. We have Gmail is providing a lot of options for file attach. If you want to send a file, attach your file here. If you want to send a link, you can click on this button. You can paste link here and you can send it, right? And if you want to make colorful your email, you can choose all these font options. This is for the font, this is for the background of that font. You can send in colorful also. Now one more option is available here. What is CC? What is BCC? CC means carbon copy and BCC means blind carbon copy. The difference into CC and BCC is here like that. If you want to send the same email ID to multiple persons, those who are having email IDs, means if you want to send your email, this email to multiple emails, then use CC option. In the CC option, all other recipients of your mail will be able to see to whom you have sent your mail, right? Means everyone will be able to know to whom you have sent your mail. This is the use of CC, carbon copy. In BCC, in blind carbon copy, you also can send the same mail to multiple person at the same time, but no one will be able to recognize to whom you are sending this mail. Means no one else can guess to whom you have sent this mail again. Means it will be sent to all the recipients, all the persons as an individual mail. They will not have any clue or any idea to whom you are sending that mail. So I will recommend BCC. If you want to send bulk email to multiple persons, to use BCC. In this, all the recipients will not be able to check your other email addresses which you're using, and a kind of security also will be provided to your mails, right? So this is the difference between the CC and BCC. Now click on the send button. The mail will be sent. Whatever mail you have sent, you can undo. Google provides option to undo the message after sending 5 seconds to 10 seconds. Between 5 seconds to send 10 seconds, if you click on the undo button, then that mail will be reverted back, right? That mail will not be sent to the person, but after 5 to 10 seconds, that mail you cannot revert. It is sent now. So all the mail which you are sending, how to check those mails, you can see here, right? Just refresh. Now we have here sent option. We have here inbox, starred, snoozed, sent, draft, and more options are available here. So click on the sent. You can see all the emails which you have sent already, right? Okay. Now, how to add two-step verifications? This
important to understand. Whenever you are using mail, it is very important to understand how to set two-step verification. Two-step verification is very important process of any email account, any web services, or any other account, online account. If you're using, then it is very important to use two-step verifications, right? It will increase the security level of your Gmail account. For example, if by mistake someone is able to access the password of your account, then hackers can get complete access of your Gmail, and your potential information files can be hacked. It can be leaked. Your banking information also can be leaked, because all banks are now sending all types of updates on mail only. So it's very important to protect your Gmail account or any other account. If with twist then it is very important to protect your Gmail account with two-step verification. Two-step verification means you have to authenticate your login with the help of any other app or any other OTP or any other authenticator, right? So Gmail provides option for two-step verifications with the help of phone, right? So that we have to understand how to enable two-step verification in Gmail account. Let's see. For that, just click on this settings option. Just click on this your name option. Sorry. How to enable two-step verifications in Gmail? Let's see. Click on your icon which is displaying here, your name, right? Now click on this manage your Google account, right? Now this page will be appearing on the screen. Now it is asking don't get logged out of your Google account, add recovery form, right? So go to the security, left hand side we have this security option here. Click on this. Now here we have two-step verification. Right now two-step verification is off, right? And you can say last time password change at this time. Skip password when possible is on. Recovery phone is not added. Recovery email is not added. Okay. So what all options we have for making secure our Gmail account? We have pass keys and security keys, authenticator, Google prompts, and two-step verification using phone. Let's understand what are the differences into all this. Pass key will provide you pass keys, and security keys will provide you some extra security keys, a kind of password, a kind of OTP which you can generate and you can download, can keep with you. In case if you forget your password, you can use this pass keys or security keys, and using this pass key security keys you can log into your account, right? But one time security keys can be used only one time. Means multiple security keys will be generated by the Gmail, but you can use one key at a time. After using that key, it will be useless. Pass keys, like nowadays Windows 11 and the laptop which are using and the computer devices or laptop which are having fingerprint or thumb login finger sensors. Those finger sensors can use this pass keys, where Chrome and Gmail account will be asking you to link your window with the Gmail account. It means that whenever you want to log into your account, you have to provide your thumb impression or finger to the sensor. Then only it will be logged into your account. Authenticator is a kind of app provided by the Google which you can download from the Play Store, and that authenticator will be asking you each time whenever you are logging. It will show the code, it will authenticate, it will prompt in the app, and you have to provide your consent if it is yes or no. The same way Google prompt is also useful for the phone. If you don't want to use authenticator app, then no problem. Google prompt will be sending you a prompt message to the phone, and if you have to click on the yes or no whether you want to log in or not. And we have two-step verification. So let's see how to do two-step verifications. Just click on two-step verification. Now here first of all we have to
add phone number. Already phone number is added, so just we have to turn on two-step verification. Now it is asking for the phone number. We can provide here. Choose the country. We are in India, so choose India. Now it again will be confirming by sending a Google verification code. This is the code for Google verification. Now turning on two-step verification. Now we are protected with two-step verification. One number is this. Means now whenever I will try to log in, it will be asking from me a code. Let's see. I'm just logging it out, signing it out. Again, if I want to log into this account, after providing password, now Google is checking if password is okay, password is correct. Then now a text message with 6-digit verification code was just sent to the number, right? Now if you're using your Gmail account or your personal computer or personal laptop or phone, then you can use this option. Don't ask again for this device. On that device, Google will not send verification code, right? But if you are using somewhere else, suppose in the cyber cafe or someone else's computer, in your office, if any other computer you are using, then please do not check it. Okay, now provide your code here. It's now after confirming the OTP, now we are logged into the account. We have created new account, that is why it's asking from us if you want if you want to add the home address, profile pic, sign up to get useful tips. So I will be requesting and I will be suggesting from my side, please do not add your home address because it's not required. We are working completely online. What is the use of home address giving? Never give the home address. And the profile pic you can add. If it is your personal account, you can add it. If you're creating for the business purpose, then also you can use a business icon or logo. I'm just clicking on not now. I'm just clicking on not now. Right now, all done. Click on the 9 dots and click on the Gmail. Now we are back to the account, right? You got your mail message. Our two-step verification is turned on. Okay, thank you everyone. Thank you. ठीक है, हमने देखा कि कैसे Gmail पे हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं. तो प्लीज once again I am requesting enable it. Tip number 3, update your software on regular basis. प्लीज़ हम कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, किसी भी ऐप को यूज़ कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड विद द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. तो अगर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन अपडेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस. होता क्या है कि कंपनी समय समय पर अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट्स करती हैं. अपडेट्स क्यों करती हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर में कई बग्स आते हैं, कई हैकर्स उस सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश करते हैं. हैक करने के बाद उस सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं. तो
तो कंपनी इन चीज़ों का फीडबैक लेती रहती है टाइम टू टाइम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। उसके बेसिस पे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे क्रिएट न्यू कोडिंग्स, न्यू प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट दोज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, राइट। तो उसके बाद वो पूरे सॉफ्टवेयर को तो चेंज करते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को ही मॉडिफाई कर देते हैं जहाँ से वो ब्रीच हो रखी है। तो उस प्रोग्राम को हम कैसे ऑप्टेन करेंगे, तो वी कैन नॉट अनइंस्टॉल कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्लिक ऑन अपडेट। अपडेट करने पे क्या होगा कि केवल जो न्यू प्रोग्राम्स अपडेट हुए हैं उन प्रोग्राम्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा प्रीवियस प्रोग्राम के साथ। तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट रहेगा एंड वॉट एवर ब्रीच वॉज देयर इन द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट विल बी रिमूव्ड। तो उसके लिए गूगल क्रोम या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो उसको प्लीज़ कीप ऑन अपडेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप हमेशा अपडेट रखिए। अपने फ़ोन की जो भी ऐप्स हैं, स्पेसिफिकली जो भी आप यूज़ करते हैं बैंकिंग के लिए, उनको अपडेट रखें, ठीक है। तो प्लीज़ डू दिस। नेक्स्ट आपका होता है बी कॉशियस विद पब्लिक वाईफाई। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पब्लिक वाईफाई, आपको फ्री वाईफाई यूज़ करने की इतनी हैबिट हो गई है, जब भी आपको कहीं पे भी फ्री वाईफाई मिलता है तुरंत आप अपना वाईफाई ऑन करते हैं और लगते हैं वीडियो देखने या फिर कुछ भी आप ऑनलाइन करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। प्लीज़ बी कॉशियस विद द पब्लिक वाईफाई। कभी भी फ्री वाईफाई यूज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि इट्स अ क्रूशियल टाइम, सपोज अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं सुपरमार्केट में, कहीं पे भी आपने कुछ परचेज़ किया या किसी को पेमेंट करना हो ऑन अर्जेंट बेसिस और आप फ़ोन के थ्रू पेमेंट करते हैं और उस टाइम आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सिग्नल फॉल्ट और नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, इन दैट एमरजेंसी यू कैन यूज़ फॉर ओनली दैट स्पेसिफिक टाइम। तो उस टाइम आप यह ध्यान रखें कि आपने जैसे ही पब्लिक वाईफाई यूज़ किया या फिर किसी थर्ड पार्टी का वाईफाई हॉटस्पॉट आपने यूज़ किया, आपने अपना स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट किया सिक्योरली और इमीडिएटली आपने अपना वाईफाई ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आप पब्लिक वाईफाई को इमरजेंसी में यूज़ करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली, और जैसे ही आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाए प्लीज़ स्टॉप यूजिंग पब्लिक वाईफाई। इन केस आप VPN को भी यूज़ कर सकते हैं। अब VPN क्या होता है हम आगे देखते हैं टिप्स नंबर 4 में, कि अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको पब्लिक वाईफाई यूज़ करना पड़ता है या फिर ऐसा इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना पड़ता है जिसमें कि काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके ऑफिस में या फिर आपके ग्रुप में या फिर किसी फेयरवेल पार्टी में, कहीं पे भी आप गए हो जहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का और उसमें लोग यूज़ कर रहे हैं फ्री वाईफाई, तो यू कैन यूज़ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है इसको समझते हैं। ये क्या होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टनल। ये एक टनल क्रिएट करता है, वर्चुअल टनल। वर्चुअल मीन्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है रियल में। तो एक वर्चुअल टनल क्रिएट करता है आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच में, जहाँ से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक को लॉगिन कर रहे हैं और वहाँ से डेटा आप चेक कर रहे हैं, अपडेट चेक कर रहे हैं, फोटोग्राफ चेक कर रहे हैं, तो आपके फ़ोन या लैपटॉप और फेसबुक सर्वर के बीच में एक टनल, वर्चुअल टनल क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जो भी आप ID पासवर्ड सेंड करते हैं, वो एक एनक्रिप्टेड वे में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है सर्वर को, और फिर सर्वर भी उस डेटा को एनक्रिप्टेड वे में सेंड करता है आपके सिस्टम पे। तो बीच में अगर किसी ने उसको चेक भी किया तो दैट पर्सन और हैकर विल नॉट बी एबल टू चेक द एग्जैक्ट डेटा, उसको एग्जैक्ट। तो यहाँ पे कुछ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं, जैसे कि NordVPN है, ExpressVPN, Surfshark, CyberGhost, Proton VPN, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि दे विल प्रोवाइड VPN सर्विसेज टू यू, और जब भी आप इसमें इसको यूज़ करके, इसको एक्टिवेट करके इसके थ्रू आप सर्फिंग करेंगे तो योर आइडेंटिटी विल बी कम्प्लीटली हिडन। सपोज यू आर सिटिंग इन दिल्ली एंड यूजिंग फेसबुक और कोई आपको ट्रैक करना चाहे तो नो वन कैन ट्रैक इफ यू आर यूजिंग VPN। बी वेयर ऑफ फिशिंग स्कैम। प्लीज़ हम लोग मेल चेक करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, आजकल SMS, व्हाट्सएप और ईमेल पे ढेरों मैसेज, ईमेल्स आते रहते हैं जो कि ढेर सारी कंपनीज सेंड करती रहती हैं फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स।
and they are also giving a button to click there to know more or to register, to check the available offer for you. So they are providing different types of buttons to click. तो प्लीज़ उन सब बटन्स पे कभी भी क्लिक ना करें। क्यों? कि उनमें से कुछ कंपनीज फेक हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज के बारे में क्या चल रहा है। आप अगर आप बैंकिंग करते हैं ICICI बैंक के साथ, तो ICICI बैंक की फेक पोर्टल ICICI बैंक का फेक पोर्टल और फेक ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हैं हैकर्स, और उन आईडीज के थ्रू आपको मेल सेंड कर सकते हैं कि काइंडली क्लिक हियर टू चेक योर अपडेट बैलेंस या काइंडली क्लिक हियर टू चेक योर ट्रांजैक्शन डिटेल्स। और जैसे आपने चेक किया, दे विल बी आस्किंग सम इंफॉर्मेशन और योर ईमेल विल बी हैक्ड और योर कंप्यूटर विल बी हैक्ड। So please, if you are getting any kind of link on WhatsApp, email, SMS, on Telegram, Facebook, Instagram from any unknown source, तो do not click on that link। ठीक है, तो प्लीज़ इसको भी आप फॉलो करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए है कि बैकअप योर डेटा ऑन रेगुलर बेसिस। प्लीज़ जो भी आपके सिस्टम पे डेटा है, आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, तो आप उसका बैकअप हमेशा रखिए और एक से अधिक बैकअप रखें। तो कहाँ पहले तो क्या था कि वी वर कीपिंग बैकअप इन पेन ड्राइव, CD, DVD और USB ड्राइव में, बट अब क्या हो गया है कि नाउ वी आर सो इन हरी, वी आर हैविंग टेंडेंसी टू ट्रैवल। अब हमें न तो पेन ड्राइव पसंद है न तो हार्ड ड्राइव पसंद है, हम चाहते हैं कि बस एक क्लिक में अपने फ़ोन में पूरी डेटा कॉपी कर लें। तो उसके लिए ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है यूज़ क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से क्लाउड सर्वर्स हैं जो कि हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वी कैन सी द एग्जांपल हियर गूगल ड्राइव 15 GB फ्री स्टोरेज देता है, जिसमें कि आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉपबॉक्स आपको 2 GB ही देता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आपको 5 GB देते हैं, वी क्लाउड आपको 10 GB, मेगा 20 GB, 5 GB सिंक, 5 GB एप्पल आई क्लाउड और 10 GB बॉक्स फ्री स्टोरेज देते हैं, जिसमें कि आप स्टोर कर सकते हैं पूरी डेटा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 + 2 17 22 32 52 57 60 सपोज 70-80 GB के आसपास आपको, अगर आप ये पूरे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 GB आपको ड्राइव मिल जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने फोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं। बट इफ़ यू नीड मोर स्पेस तो यू कैन परचेज प्रीमियम वर्जन। तो ऑल दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग प्रीमियम सर्विसेज, तो कुछ चार्जेस वो लेंगे और आपको 100 GB 1 TB जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होगा स्टोरेज का, दे विल प्रोवाइड यू। तो खास बात ये है कि इन सभी क्लाउड सर्विसेज के थ्रू यू कैन डाउनलोड डेटा एनीवेयर। यू आर इंडिपेंडेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर, लोकल हार्ड ड्राइव। आपको हार्ड ड्राइव कैरी नहीं करना पड़ेगा, पेन ड्राइव कैरी नहीं करना है। सिंपली कनेक्ट विद योर इंटरनेट एंड डाउनलोड योर कंप्लीट बैकअप एनीवेयर ऑन एनी कंप्यूटर। तो इनका बेनिफिट होता है, राइट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लिमिट डेटा शेयरिंग। होता क्या है, आज के टाइम में हम टोटली आउट ऑफ माइंड हो गए हैं कि जहाँ हमने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक की, कुछ भी करें, हमने फोटो क्लिक की, एक छोटा सा क्लिप बना लिया, इमीडिएटली वी आर शेयरिंग ऑन द सोशल मीडिया, वी आर शेयरिंग ऑन फेसबुक, वी आर शेयरिंग ऑन व्हाट्सअप। ठीक है, तो हम शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो आई विल रिक्वेस्ट कि बिफोर शेयरिंग समथिंग, इवन किसी का कोई विश भी आता है, ग्रीटिंग्स भी आते हैं, किसी ने कोई ग्रीटिंग कार्ड सेंड किया है, मॉर्निंग विशेस सेंड किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट केयरफुली, आप उसको समझ लें कि उसने आपको क्या शेयर किया है। देन यू ट्राई टू शेयर विद समवन एल्स, कि क्या वो आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं या नहीं। स्पेसिफिकली अगर आपने अपने फ़ोन में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं जो आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ चेक इट वंस और ट्वाइस कि कैन यू शेयर इट ऑनलाइन इन द फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो अगर आपने पब्लिक पर्पस के लिए बना रखा है फिर तो नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर इट। बट इफ़ यू हैव क्लिक्ड योर फोटोग्राफ्स इन पर्सनल लाइफ, तो उसको शेयर करने पहले प्लीज़ थिंक बिफोर दैट, राइट। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेज, अगर आप शेयर नहीं करते तो उससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। एक तो रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेज, ठीक है।
लोअर चांस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, मिनिमाइज टारगेट अटैक्स। इसमें होता क्या है कि जस्ट लाइक फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस आपने किसी को अपना आधार कार्ड नंबर शेयर कर दिया, फोटो ऑफ आधार यू हैव शेयर्ड विद समवन। अब मे बी यू आर परचेजिंग न्यू सिम और फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ, ठीक है, या किसी और पर्पस के लिए आपने शेयर कर दिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो प्लीज़ डिलीट दैट आफ्टर द यूज, ठीक है। और उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड ऐसा डाउनलोड करें जिसके लास्ट के 4 डिजिट ही विजिबल हो, प्रीवियस डिजिट्स विजिबल ना हो, आपका पूरा आधार नंबर विजिबल ना हो। ये भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आधार नंबर से काफ़ी कुछ चीज़ें हम एक्टिवेट करा सकते हैं, अकाउंट्स भी आपके आधार नंबर से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्लीज़ डू नॉट शेयर योर आधार डिटेल्स विद एवरीवन। आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट्स भी प्रिवेंट होती हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को सेंड कर दिया आधार कार्ड, सपोज आपने मुझे ही सेंड कर दिया आधार नंबर, आधार की फ़ोटो, और मैंने उसको एज अ अपना समझ के किसी और को सेंड कर दिया, तो वो तो ये समझेगा कि दिस इज़ माई आधार कार्ड, मेरा है, ठीक है ना, ये बात है। तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट शेयर। मिनिमाइज टारगेट अटैक्स, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड ट्रैकिंग, कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा, रिड्यूस एक्सपोजर टू एडवर्टाइजर एंड थर्ड पार्टीज, कंप्लाइन विद प्राइवेसी लॉ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप इनको अगर आपको डेटा शेयर नहीं करते तो आपको ये इस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू इट। और लास्ट में आपका आता है कि कीप योर मोबाइल डेटा वाईफाई ऑफ इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट। तो काइंडली मेक योर हैबिट टू स्विच ऑफ योर डेटा और वाईफाई व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो प्लीज़ दैट टाइम आप इमीडिएटली उसको ऑफ कर दें, ना कि 24/7 उसको ऑन रखें। इवन इन द ऑफिस, if your laptop is connected with the Wi-Fi, then do not keep your phone 24/7 on with the Wi-Fi or data. जब भी आपको देखना हो आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 40 मिनट्स, तो आप एक बार 10 मिनट के लिए ऑन कर लें। अगर आपको ऑनलाइन ही काम करना हो तो नो प्रॉब्लम, इज कीप इट ऑन। बट जैसे आपका वर्क फिनिश हो गया एंड नाउ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन अदर वर्क जहाँ पे इंटरनेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो गुड हैबिट टू बी सेफ बिकॉज यू आर नॉट ऑनलाइन दैट टाइम, तो ऑटोमेटिकली आप सेफ रहते हैं, ठीक है। तो वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, क्विक शेयर, हॉटस्पॉट, काश और इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स होते हैं फ़ोन में जो कि डेटा को शेयर करने में काम आते हैं। तो प्लीज़ चेक दोज फीचर्स आल्सो एंड कीप योर दोज फीचर्स स्विच ऑफ इफ़ यू आर नॉट यूजिंग देम। जैसे कि अगर आपको ब्लूटूथ यूज़ नहीं करना है तो क्यों ऑन करके रखा हुआ है आपने, ठीक है। अगर आपको क्विक शेयर नहीं यूज़ करना है तो क्यों आपका ऑन है, उसको ऑफ कर दे। वाईफाई यूज़ नहीं करना है, जीपीएस यूज़ नहीं करना है, आपको ट्रैक नहीं करना है। आपने जोमेटो से फूड ऑर्डर कर लिया, आपके पास फूड आ चुका है, आपने फूड जो भी फूड आया था, जो भी खाना आया था आपने खा लिया है, अब आप उसको ऑफ कर दें जीपीएस को, ठीक है। अब जोमेटो तो वापस बुला नहीं रहे हैं आप, तो प्लीज़ उसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस टिप्स देन यू विल बी रियली इन अ गुड हैबिट ऑफ बीइंग सेफ ऑनलाइन। और इस तरह के मैसेज आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि हाउ दे कैन बी सेफ ऑनलाइन, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।